नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब। मैं जितेंद्र सारस्वत श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखें, पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर अपन आवेशों के गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आवेशों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से अपन ने दो गुणधर्म की चर्चा की थी। एक तो था आवेशों की योज्यता और दूसरा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको सिंपल शब्दों में कहता आवेशों की योज्यता का मतलब कुल आवेश जो निकालते हैं वो हमेशा सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से निकालते हैं। और जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत की अपन ने बात की थी वो कहा था कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो तीसरा जो अपने पास आवेश का गुणधर्म बेटा वो अपने पास है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, तीसरा जो अपने पास गुणधर्म है वो है आवेशों की निश्चरता। इसका देखो सिंपल सा मतलब आप इस तरह से समझो कि आवेश की निश्चरता का सिंपल मतलब यह है कि आवेश का जो मान है वो वेग के साथ बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। आवेश का मान वेग के साथ बदलता नहीं है। तो आवेश की निश्चितता के अंदर जो सबसे मेन अपनी बात है वो ये है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सी अपने पास क्या टर्म हो गई कि आवेश का जो मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश की निश्चरता के अंदर अपने लिखा आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समझ लो आवेश किसी एक जगह के ऊपर बैठा हुआ है और उसका मान 10 कूलाम है, उसका मान क्या है 10 कूलाम। अगर कोई आवेश किसी एक जगह के ऊपर स्थिर है और उसका मान 10 कूलाम है, तो अगर यह आवेश 100 की स्पीड से दौड़ने भी लग जाए तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 10 कूलाम ही रहेगा। इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 10 कूलाम ही रहेगा। तो इसके अंदर अपन ने क्या लिखा कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अगर आवेश का मान स्थिर अवस्था के अंदर 10 कूलाम है तो गतिमान अवस्था के अंदर भी 10 कूलाम ही रहेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Q गतिमान अवस्था बराबर के Q विराम अवस्था। Q गतिमान अवस्था बराबर के Q विराम अवस्था। आवेश का मान बदलता नहीं है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज आप ये देखो, आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। ये भी अपन लिख ही सकते हैं सेम चीज, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आवेश का मान निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक्स के अंदर रखा है, वाई के अंदर रखा है, जेड के ऊपर। एक्स के अंदर अगर समझ लो 10 कूलाम है तो वाई पे भी वो 10 कूलाम ले जाके रखोगे तो भी 10 कूलाम ही रहेगा, और जेड में रखोगे तो भी 10 कूलाम ही रहेगा। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये अपन ने चीज पढ़ी है आवेशों की निश्चितता के अंदर। ठीक है। एक देखो अलग से मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर आप नोट डाल के लिखोगे। ये अलग से कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसी के अंदर अगर किसी का आवेश तथा उसी आवेश का द्रव्यमान, आवेश तथा उस आवेश का द्रव्यमान, इसके अनुपात को एक अलग विशेष नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं बेटा जी? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या हो गया? Q/m। आवेश तथा उसका उसी आवेश का द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो E बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? Me। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट आवेश बोल सकते हैं। इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्यों बोला गया? तो देखो इधर अभी अभी अपन ने एक बात की थी कि आवेश का मान जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो विशिष्ट आवेश होता है, जो विशिष्ट आवेश का मान है, ये वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है? वेग पर निर्भर करता है, जबकि सिंपल आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है।
तो ये करता क्यों है उसकी चर्चा देखो अब समझते हैं। बेटा जी जो अपने यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो चीज आवेश करता है ना, जो काम आवेश करता है वही सिंपल 11th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, ग्रेविटेशन के अंदर द्रव्यमान करता है। क्या करता है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण के अंदर। और इसके नीचे क्या आ गया? द्रव्यमान। अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ी है 11th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं, नहीं तो अभी 12th के अंदर वापस से अपने एक जगह पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। m बराबर के m नोट अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्यों लिखा मैंने? देखो जो आवेश का मान है, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है और वो इस फॉर्मूले के अनुसार निर्भर करता है। इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना निर्भर करेगा। ठीक है, तो आवेश का मान तो निर्भर नहीं किया, लेकिन द्रव्यमान का मान क्या कहता है कि वेग पर निर्भर करता है। ये देखो m क्या है? ये m है जो परिवर्तित द्रव्यमान है। m जो क्या है? परिवर्तित द्रव्यमान। ये पास m नोट है अपने पास जो पहले उस पिंड का द्रव्यमान था। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव मास। ठीक है, इसको बोलते थे जो पहले द्रव्यमान था, जो पहले द्रव्यमान था। ठीक है, और ये परिवर्तित द्रव्यमान, इसको अपन क्या बोल देंगे? परिवर्तित द्रव्यमान। ठीक है, अब ये कैसे परिवर्तित हुआ? देखो ये जो v है वो है वेग। ये v क्या है? पिंड का वेग, जो द्रव्यमान का वेग है। और c क्या है? प्रकाश का वेग। c क्या है? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग बेटा तुम जानते हो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग। अब अपने दिमाग में ये चीज आती है कि अच्छा द्रव्यमान जो होता है वो वेग पे निर्भर करता है, यानी कि अगर मेरे द्रव्यमान समझ लो 60 किलो है, ठीक है, तो अगर मैं दौड़ूं, मैं अगर एक जगह हूं तो मेरा द्रव्यमान 60 किलो है, लेकिन अगर मैं दौड़ना प्रारंभ करूं तो क्या मैं 65 किलो का हो जाऊंगा? ठीक है, तो ये चीज बेटा जी क्यों पॉसिबल है? अपने को जो सिंपल सामान्य लाइफ के अंदर है वो द्रव्यमान के अंदर अपन ने इतना परिवर्तन क्यों नहीं पड़ा कि भाई जो गाड़ी चल रही है वो द्रव्यमान तो अपन वही द्रव्यमान रखते थे, कोई पिंड चल रहा है, कोई गति कर रहा है, उसके द्रव्यमान पे अपन चेंज की बात नहीं करते थे। वो क्यों नहीं करते थे? वो देखो ये जो प्रकाश का वेग है बेटा जी ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अपन क्या वेग मानते थे? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी कम मान है, इसके मुकाबले में इसकी वैल्यू बहुत ही कम। तो ये बहुत ही कम, तो ये बहुत ही ज्यादा। तो जब बहुत ही ज्यादा का बहुत ही कम में अंदर अपन भाग देंगे तो ये आएगा 0.000000000 ऐसा कुछ समथिंग, तो लगभग 0। तो अगर जब एक में से उस पूरी संख्या को अपन लगभग घटाएंगे तो आएगा क्या? वापिस लगभग 1 का 1 ही आएगा, और 1 का लगभग जैसे अंडर लेंगे तो वो की वही चीज आएगी। इसलिए अपने को उसको द्रव्यमान में अपने को ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आता था। तो ये कब आता है सर? ये आता है अपने पास अगर किसी पिंड का जो वेग है वो अगर प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए या बहुत ज्यादा वेग हो जाए, तब उसके अंदर अपने को परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है? वेग पर निर्भर करता है। और इसका बेटा जी द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इतनी हल्की चीज को अगर हल्का सा भी धक्का दे दे तो इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मतलब प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाएगी। तो जब प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाएगी तो इसमें कुछ ना कुछ भाग देंगे तो ये पॉइंटों में मान आएगा। अब तो कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि ये मान भी बहुत ज्यादा हो गया। पहले v का मान बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जब v का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये घटाएंगे तो ये संख्या कुछ ना कुछ एक में से घट जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब ये संख्या पूरी की पूरी नीचे वाली संख्या छोटी हो जाएगी तो ये वाली संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी पिंड का अगर वेग बहुत ज्यादा प्रकाश के वेग के लगभग बढ़ने लग जाए तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर कोई चीज 60 किलो की होती तो वो 62 किलो की, 65 किलो की बन अपने को फील हो सकती है। ठीक है बेटा जी, लेकिन अपन जो सिंपल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते थे उसके अंदर अपन इसका इतना डिस्कस लेने करते थे क्योंकि वहां पे वेग का मान बहुत कम होता था। अब देखो यहाँ पे अगर द्रव्यमान का मान बढ़ गया, अब बताइए द्रव्यमान का मान अगर पूरा का पूरा बढ़ गया तो इस पूरे सिस्टम का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस पूरे सिस्टम का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर किसी पिंड का, अगर किसी विशिष्ट आवेश के अंदर किसी आवेश का मान अगर बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा इसका जो विशिष्ट आवेश का मान है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो पूरा का पूरा विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो अपन इसके अंदर सिंपल सी बात लिख देते हैं
कि वे सामान्यतः वेग के बढ़ने पर जो विशिष्ट आवेश है Q/m का मान घट जाता है। ठीक है बेटा जी, ये अपन ने पूरी की पूरी बस बात कर ली आवेश की निश्चरता की। ये सारा का सारा अपन ने आवेश की निश्चरता का निचोड़ निकाल के रख दिया। ध्यान रखना, विशिष्ट आवेश पर्सनली सवाल पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो Q/m आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। आवेश की निश्चरता के अंदर अपन ने एक चीज की थी, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो द्रव्यमान चेंज होता है जिसके कारण जो विशिष्ट आवेश का मान है वो वेग पर निर्भर करता है, और वेग बढ़ने पर विशिष्ट आवेश का मान सामान्यतः घट जाता है। ठीक है, अगले गुणधर्म की बात करेंगे, ये आवेश की निश्चरता की बात खत्म होती है। ठीक है, देखो जो लास्ट इसका गुणधर्म है 4 नंबर, ठीक है, वो अपने पास क्या है, 4 नंबर जो गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। चारों के चारों गुणधर्मों के अंदर ये गुणधर्म बहुत ही शानदार है, मतलब सभी शानदार है, लेकिन इसको अपने को अच्छे से समझना है। बाकी सारे इजीली थे, थ्योरेटिकल रूप के अंदर थे, छोटे छोटे से गुणधर्म थे कि आवेशों की योज्यता मतलब उनको सिंपल जोड़ करना, आवेशों का संरक्षण मतलब आवेश को जो कुल आवेश रहता है वो नियत रहता है, निश्चरता मतलब वेग पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। अब आवेश का क्वांटीकरण के अंदर क्या, देखो एक शब्द आ रहा है क्वांटी, यानी कि ये शब्द किससे मिला, क्वांटा से, किससे मिलकर बना है, क्वांटा। तो आवेश का क्वांटीकरण बेटा जी ये कहता है कि आवेश का जो विनिमय है वो सतत ना होकर विविक्त रूप के अंदर होता है, यानी कि टुकड़ों के रूप के अंदर होता है। क्यों होता है, ये जो क्वांटीकरण शब्द है किससे मिला, क्वांटा से। और क्वांटा का तो बेटा जी बेसिक मतलब होता है, आप ऐसे मान लो कि पैकेट्स, बंडल, ठीक है ना, पैकेट्स बोल सकते हो आप, बंडल बोल सकते हो, क्वांटा का मतलब। ठीक है, तो ये कहता है आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि आवेश का जो विनिमय है बिल्कुल इस तरह से एकदम सतत नहीं होता है। आवेश का जो विनिमय होता है वो क्वांटा के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप के अंदर होता है, विविक्त रूप में होता है, अर्थात टुकड़ों के रूप के अंदर होता है। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा, ये 5 टुकड़ा, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चलता रहता है। बिल्कुल सतत ना होकर किसके रूप में होता है, टुकड़ों के रूप के अंदर होता है। और जो सबसे छोटा इसका टुकड़ा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप जो अपनी कॉपी की जो ऊपर वाला भाग है उसके अंदर अच्छे से नोट करके लिख लो कि आवेश की जो सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि जो सबसे छोटा भाग है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश का सबसे छोटी जो इकाई है वो किसको मानी गई है, इलेक्ट्रॉन को मानी गई है। आवेश की सबसे छोटी इकाई किसको मानी गई है, स्मॉलेस्ट इकाई किसको मानी गई है, छोटी इकाई किसको मानी गई है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आवेश का सबसे छोटा से छोटा रूप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखो, कम थोड़ी सी ऐसे ही सुन लो आप, आज के लाइफ के अंदर वैज्ञानिकों ने इस इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ लिया है, इस इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया। केवल सुनना है, ये कहीं काम नहीं आना, बस पता होना चाहिए। आज के वैज्ञानिकों ने इस इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ लिया है, और जिन रूप के अंदर तोड़ा है इस इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। इस रूप के अंदर तोड़ा गया है, और इनका जो मान होता है वो होता है ±e/3 ±2e/3 एंड हेंस। ठीक है, इस प्रकार से इनका मान होता है। लेकिन अपने को केवल ध्यान रखना है, ये इसलिए अभी तक नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इनका अभी तक स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। फ्री अवस्था के अंदर अभी ये पाए नहीं जाते हैं, किसी ना किसी के साथ बंधे हुए रूप के अंदर पाए जाते हैं। फ्री अवस्था के अंदर ये पोजीशन अभी भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपन अभी तक इनके बारे में चर्चा नहीं करते। स्वतंत्र अवस्था के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, तो अपने लिए इसको अपन ने जानकारी ली और दिमाग के अंदर बस जानकारी के आधार पर ही रखा, बाकी इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या मानना है, अपने लिए अभी तक क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो
अपन बोलते हैं कि आवेश का विनिमय पैकेट्स बंडलों के रूप के अंदर होता है, तो जो एक बंडल का मान है वो एक पैकेट का मान है वो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये आगे बंधे हुए, आगे बिछे हुए होते हैं। इसको बोलते हैं अपन बिल्कुल आवेश का क्वांटीकरण। अब लिखना है क्या है, देखो इसके अंदर आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ कि आवेश का विनिमय सतत ना होकर विभक्त होता है तथा किसी दो वस्तुओं पर आवेश का आदान प्रदान सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या होता है, अगर किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करना है तो हमेशा किससे होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अब ये मास्टर पूर्ण गुणज वाली क्या बात है, हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, तो देख अभी पल्ले तेरे को अच्छे से पड़ेगी, ध्यान से समझ इसको, ठीक है, कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में कैसे होता है। ये मैंने एक वस्तु ले ली, ये दूसरी वस्तु ले ली, फर्स्ट सेकेंड। बस बात बेटा जी सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि आवेश का जो सबसे छोटा का छोटा मान है वो अपन ने किसको माना, इलेक्ट्रॉन को माना। इससे छोटा आवेश होता ही नहीं है, ये अपन ने माना है, ठीक है, ये जानते हैं। अब मैंने कहा ये दोनों वस्तु शुरुआत के अंदर उदासीन थी, ठीक है। मैंने कहा अगर मैंने इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके अंदर डाल दिया तो बेटा इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1e, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, इसके ऊपर +1e, इसके ऊपर -1e। अब अगर मैं कहूं कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो तू क्या कहेगा, अब इसके ऊपर +2e, इसके ऊपर -2e। ऐसे करते करते अगर मैंने कहा कि समझ लो मैंने इस बार इस वस्तु से इस वस्तु के ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कितने डाल दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो बता इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो तुम कहोगे +3.5e और -3.5e, जो कि बिल्कुल ही बेटा जी आपने गलत कहा है। अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। अब मेरी बात एक बार वापिस से सुन, अभी अपने चर्चा की कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश का सबसे छोटा मान ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जी जब तू आवेश का सबसे छोटा मान ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आधा कहाँ से लाया, 0.5 का आवेश तो तूने खुद ही तो कहा कि आवेश का सबसे छोटी इकाई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को तो तूने यहाँ पे तोड़ दिया, 0.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आया। तो ये बोलता है कि आप इस रूप के अंदर आवेश का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लाख इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ऐसे करते करते क्या कर सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +ne, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -ne। लेकिन कभी भी 10.2, 1000.3 इस प्रकार पॉइंटों के रूप में अपन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो बता जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो दोनों वस्तुओं के ऊपर चार्ज क्या है, Q बराबर के +-ne। बेटा जी इसी फॉर्मूले को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ध्यान से समझने की कोशिश करें बहुत अच्छे से कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 1 इलेक्ट्रॉन तो +e -e, +2e -2e। लेकिन आवेश की सबसे छोटी इकाई 1 इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, पॉइंटों के रूप में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मैंने कैसे किया, 3e, 5e, 10e, 1000e, लाख e, ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, दोनों के ऊपर आवेश क्या जाए, Q बराबर के +-ne। अब देख मैंने जो परिभाषा बोली थी एक कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के ऊपर आवेश का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप के अंदर होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये मान हुआ कि जो n का मान होगा वो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, लाख, कभी भी 1,00,000.1, 1000.1 नहीं हो सकता है। इस प्रकार मान नहीं हो सकता है, पॉइंटों के रूप में मान नहीं हो सकता है। तो इससे अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसको एक और शब्दों के अंदर ही बोल सकते हैं कि मैंने समझ ले किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है
किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वो सदैव किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मैं अगर कहूँगा इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। क्या मैं कभी भी ऐसे बोल सकता हूँ इस वस्तु के ऊपर चार्ज है जो 4.5 इलेक्ट्रॉन है? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन दुनिया में होता ही नहीं है। जो दुनिया के अंदर जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है वही क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो। इसको इस तरह से मानो कि समझ लो मेरे पास एक मार्कर का बंडल है पूरा का पूरा, मेरे पास एक मार्कर का पूरा बंडल है, इस तरह से मान लो, ठीक है, ये बंडल है। अब बता, इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो मार्कर की सबसे छोटी से छोटी इकाई वो क्या है, 1 मार्कर। सबसे छोटी से छोटी क्या इकाई है, 1 मार्कर। अगर मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह को, किसी दूसरी व्यक्ति को मेरे को मार्कर देने हैं तो मैं क्या दूंगा कि भाई 1 मार्कर ले ले, 2 मार्कर ले ले, 3 मार्कर ले ले, 10 मार्कर ले ले, 50 मार्कर। क्या मैं उसको 3.5 मार्कर दे सकता हूँ क्या? क्यों नहीं दे सकता 3.5 मार्कर भाई? क्योंकि भाई साहब जो सबसे छोटी इकाई है वही 1 मार्कर है, आधे मार्कर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सेम जैसे आप यहाँ पे आधा मार्कर नहीं दे सकते, उसी प्रकार आप यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन, 0.6 इलेक्ट्रॉन पॉइंट के रूप में नहीं दे सकते। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार चीज़ है आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो इस फॉर्मूले के रूप के अंदर अपन क्या बात करते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी के अंदर आपको लिखना चाहे तो मैं और बार वापस एक बार बोल देता हूँ, थ्योरी के अंदर क्या लिखना है अपने को कि आवेश का विनिमय सतत न होकर विभक्त होता है, अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये आप इसके थ्योरी के अंदर लिख लो और फिर उसके जस्ट नीचे Q बराबर के प्लस माइनस के NE, ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये पूर्ण गुणज। डायग्राम वायग्राम बनाओ तो समझने के लिए आपके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर कौन क्या चीज़ है। N है बेटा जो है इंटीजर, N क्या है, इंटीजर, यानी कि अपन सिंपल बोल सकते हैं नंबर है। N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करते लास्ट तक, कभी पॉइंट के रूप में नहीं होती, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, E अपने पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा जी क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
प्लस। ठीक है बेटा जी, ये लो समझ लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए लिखना चाहो तो अपन ये प्लस माइनस दोनों ही मान यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो Q क्या है, Q है अपने पास आवेश, Q अपने पास क्या है आवेश। ठीक है, एक बार वापिस से इसके अंदर देखो, अभी मैं इसके ऊपर 1-2% करेंगे अपन इसी चीज़ के ऊपर। N क्या है नंबर, N क्या है नंबर, बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q क्या है कितना आवेश आएगा, प्लस माइनस N। जब इसको E को अपन इस नंबर से गुणा कर देंगे तो जो चीज़ पे पूरी आएगी वो चीज़ क्या है Q। ठीक है बेटा जी, अब देखो ये हुआ आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश के जितने सारे गुणधर्म थे चारों, उनको अपन ने अलग अलग से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको ये हटा के 1-2% इसके ऊपर आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो धीरे धीरे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल फिजिक्स की जान है। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से सीखनी है तो आप जितनी कोशिश हो सके न्यूमेरिकल को ज़्यादा करने का प्रयास करें। यह ना केवल आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड में तो आते ही हैं, चलो कम मार्क्स से आते हैं, 10-12 मार्क्स के आते हैं, लेकिन आगे अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ अच्छा करना है, अगर आपको कंसेप्ट बढ़ाना है तो बेटा जी आपको न्यूमेरिकल पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपको इनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है न्यूमेरिकल के अंदर, और बहुत आसान सी चीज़ होती है, बहुत आसान सी है, मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी बहुत आसान चीज़ें हैं। अब देखो प्रश्न करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर, कुछ प्रश्न लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा किसी वस्तु पर 1 कूलाम धन आवेश उत्पन्न करने के लिए
करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु पर एक कूलाम धन आवेश उत्पन्न करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अपन ने ले दे के अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण, क्या अपने को ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा, Q इजिकल टू एन, Q इजिकल टू, ठीक है। ये अभी प्लस माइनस, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस प्रोटॉन के लिए, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो अपन सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं तो अपन यही लिख रहे हैं, Q इजिकल टू एन। ठीक है, अब बता क्या निकालना बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या दे रखा मुझे, एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, यानी कि Q दे रखा है। Q का मान कितना दे रखा है, एक कूलाम। E मैं जानता हूं फिक्स है 1.6 × 10⁻³ का 19, 4 तो फिक्स है 1.6 × 10⁻³ का 19। यहाँ केवल अपन परिमाण की बात कर रहे हैं। अब निकालना क्या है, n, निकालना क्या है n। तो देख n निकालने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, Q इजिकल टू एन, में क्या करूँगा, n बराबर के Q अपॉन E। तो n बराबर के Q कितना है 1, ठीक है, E कितना है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, -19 कूलाम। ठीक है, अब देखो 1 के अंदर 1.6 का भाग देना है, तो समझ लो ये पॉइंट हटा के यहाँ अपन ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो लगभग ये कितना आएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, छोड़ चाहिए कि छिन में 625 इंटू दे 10⁻−19। तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये लो सर, ये अपने पास आंसर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, 0.625 इंटू 10⁻19 अपने पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर किसी वस्तु के ऊपर एक कूलाम धनावेश लाना है, अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम धनावेश लाना है तो उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना पड़ेगा, तब जाके उसके ऊपर कितना आवेश आएगा, एक कूलाम धनावेश आएगा। ठीक है बेटा जी, एक छोटा सा सवाल और कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु के ऊपर 16 माइक्रो कूलाम आवेश उत्पन्न करना है, क्या करना है, आवेश उत्पन्न करना, 16 माइक्रो कूलाम आवेश उत्पन्न करना, ठीक है। तो 16 माइक्रो कूलाम धनावेश मान लो, चलो धनावेश उत्पन्न करना है। कितना उत्पन्न करना है, 16 माइक्रो कूलाम धनावेश उत्पन्न करना है। तो फिर से क्या आ गया, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर यहाँ पे ऋणावेश लिख देते तो क्या हो जाएगा, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो धनावेश पिछले में लिया था, यहाँ अपन क्या ले लेते हैं, ऋणावेश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ये लिख देंगे अपन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखें 16 माइक्रो कूलाम, अब देखो क्या दे रखा है, फिर से आवेश दे रखा है अपने को, तो Q इजिकल टू अपन क्या लिखेंगे, 16। अब बटा माइक्रो, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन इसकी चर्चा की थी कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 और कूलाम। n अपने को निकालना है और E अपने पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो फिर से अपने पास क्या है, Q इजिकल टू एन ई, तो n बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई ई। तो n बराबर के 16 बटावा, फिर से क्या जाएगा मेरे पास, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। तो देखो अगर ये पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे तो ये 0 लगा दोगे, आप कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, ठीक है। तो अच्छा माइक्रो कूलाम है ना, 16 माइक्रो कूलाम, सॉरी 16 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो भी तो है, 16 इंटू 10⁻⁻6। अब अगर यहाँ पे देखो ये 1.6 था, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। अब देखो ये प्लस की घात हो जाएगी, यहाँ कितनी बच जाएगी, 10⁻⁻5 बच जाएगी। 10 ये 19 में से 5 जाएगी, कितनी बच जाएगी, 16 कैंसिल हो जाएंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। n बराबर कितना आ गया, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। देखो वापिस Q बराबर 16 इंटू 10⁻⁻6, Q का मान, n निकालना है, E दे रखा है, Q इजिकल टू एन ई। n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q की जगह क्या रखेंगे, 16 इंटू 10⁻⁻6,
ई की जगह क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे तो माइनस का 6 थे तो एक जीरो प्लस का हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस का एक कम हो जाएगा तो माइनस का 5, तो ये इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास इस तरह से सवाल आ गया। ठीक है, अब इसका उल्टा भी कई बार बेटा जी अपने से पूछा जा सकता है। समझ लो इसी सवाल को मैं उल्टा कर देता। ठीक है, इस बार भी अपन ने क्या निकाला n निकाला। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह देता कि अगर किसी वस्तु को मैं 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, 10 की घात कितना इलेक्ट्रॉन देता हूँ 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है ना, तो बताओ उसके ऊपर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो देखो इस बार इसमें क्या दिया है कि 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दे रखा है, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन देता हूं, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बार दे रखी है अपने को, तो निकालना क्या है Q निकालना है अपने को। तो Q इजिकल टू क्या होता है Ne, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा देख 10 की घात 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, तो वापस जब इसको सोल्व करेगा तो ये यही आएगा 16 इंटू 10 की घात माइनस का 6, तो यानी कि Q इजिकल टू 16 माइक्रो कूलाम। फिर ये घटाएगा तो 5, फिर ये पॉइंट हटाएगा तो वापस एक बढ़ जाएगा तो माइनस का 6, तो देख ले वापस से वो का वही उत्तर आ गया कि नहीं आ गया 16 माइक्रो कूलाम। तो रिवर्स प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। Q इजिकल टू एन ई के अंदर अपने से ई तो फिक्स है, या तो अपने से एन पूछेगा या अपने से क्यू पूछेगा, दोनों में से एक चीज अपने से पूछी जाएगी। अगर अपने से एन पूछे तो क्या कर देंगे क्यू बाई ई, और क्यू पूछे तो क्यू इजिकल टू एन ई। ठीक है, ये सवाल हो गया। एक अच्छा सा सवाल और करते हैं ताकि पूरा अपने पास ये कंसेप्ट ही समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। और भी अच्छा एक सवाल और करते हैं, आप भी कोशिश करना वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन दिया कि अगर किसी वस्तु को अपन धनावेशित करते हैं, किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान के अंदर 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो मैंने ये मेरे पास वस्तु है, इसको मैंने धनावेशित किया, इसको मैंने क्या किया धनावेशित किया। धनावेशित करने का सिंपल मतलब क्या हो गया, उसमें से क्या निकाले गए इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया। अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है यानी कि सब इसको द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो जाता है 9.1 नैनोग्राम परिवर्तन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी त्याग, तो त्याग करेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी कमी, और अगर ग्रहण करती है तो क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, अगर किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन आप ऐसे लिख लो 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये निकालना है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और दूसरा आपको निकालना है कि उस वस्तु के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें अपने को निकालनी है। तो कितना द्रव्यमान में वस्तु को कितना परिवर्तन हुआ 9.1 नैनोग्राम परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो देखो डेल्टा एम इजिकल टू कितना दे रखा है 9.1 नैनोग्राम। मैंने आपको पढ़ाया था जब घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें आपको पढ़ाया था कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं डेल्टा एम से दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा एम से अपन उसको दिखाते हैं। अगर किसी ने प्रश्न नहीं लिखा तो वापस यहाँ लिख सकते हो आप। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उस वस्तु के ऊपर आवेश ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है। ठीक है, मैं शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ इस प्रश्न को। तो डेल्टा एम बराबर कितना दे रखा बेटा जी 9.1 नैनोग्राम दे रखा। इसको देखो पहले तो नैनो को क्लियर करते हैं। डेल्टा एम बराबर मैं क्या लिख दूँ 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। अब बेटा जी ग्राम अपने पास कौन सी है, एक मात्रक कौन सा है सीजीएस, तो पहले इसको अपन किस में बदलेंगे एसआई मात्रक में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे अपन क्या लिखेंगे 1000, नीचे 1000 लिखेंगे मतलब 10 की घात 3, वो ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी
माइनस की, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 kg। ठीक है, अब देखें ये डेल्टा एम हो गया। अब मेरे को क्या है, मैं जानता हूं कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, डेल्टा एम इजिकल टू एन एम ई। डेल्टा एम इजिकल टू क्या होता है, एन एम ई। घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर अपन ने बात की थी भाई द्रव्यमान में परिवर्तन के क्या मतलब हुआ कि भाई ये वस्तु है, अगर इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में तो क्या होती है, कमी, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या है वही तो अपने को निकालना, लेकिन टोटल परिवर्तन तो अपने को दे रखा है, डेल्टा एम तो दे रखा है, तो डेल्टा एम बराबर अपन क्या लिखेंगे, एन एम ई। अब मुझे क्या निकालना है, एम ई तो फिक्स है, देखो डेल्टा एम बराबर के एन गुणा एम ई तो फिक्स है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। ठीक है ना, तो अब n निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, n बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा m अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, डेल्टा m का मान अपने को कितना दे रखा है बेटा जी, देखो डेल्टा m का मान दे रखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 kg बटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9.1 से 9.1, तो n का मान अपने पास कितना आ गया, माइनस 31। ये ऊपर जाएगा, माइनस 31 ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस का 31। अब 10 की घात ये प्लस का 31, तो प्लस का 31 और माइनस का 12, तो देखो 31 में से 12 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे मेरे पास, 19। कितने बच जाएंगे, 31 में से 10 गया 21, 21 में से 2 गए 19, तो कितने बच जाएंगे, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। n का मान कितना हो गया, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अगर मैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने करने पड़ेंगे, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तब द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा। अगर जिस वस्तु के अंदर जाएगा जिसमें वृद्धि हो जाएगी तो उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 9.1 नैनोग्राम की हो जाएगी, और जिससे निकले उसमें कितनी कमी हो जाएगी, 9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो जो वस्तु ऋणावेशित होगी, अगर वस्तु ऋणावेशित होती है तो वृद्धि हो जाएगी, धनावेशित होती है तो कमी। तो कितने आ गया, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया। अब एक सवाल अपने से और पूछा कि आवेश ज्ञात कीजिए, उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना आ जाएगा। तो आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, Q इजिकल टू एन ई। तो Q इजिकल टू एन कितना आया, 10 की घात 19, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस का 19, माइनस का 19 कैंसिल, Q बराबर के 1.6 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज अपने इसके ऊपर आ जाएगा। ये अपने बुक का एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था, ताकि एक द्रव्यमान वाला कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए और ये Q इजिकल टू एन ई वाला कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा जी, दोनों के दोनों। अब अपन इस फॉर्मूले के ऊपर जो कंसेप्ट करना था वो किया अपन ने। अब आप और जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, ये अपने खुद के मन से क्वेश्चनों को डेवलप करें और आप उनको करने की कोशिश करें। ठीक है।